नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति की और समझने की कोशिश करेंगे कि कुंडलिनी शक्ति का क्या रहस्य है, क्या इसकी मिस्ट्री है और क्या इसका विज्ञान है। कैसे यह हमारे आध्यात्मिक शरीर में, हमारे सूक्ष्म शरीर में यह काम करती है और किस प्रकार हम इस ऊर्जा को ट्रांसफर करके, यानी कि अपनी काम ऊर्जा को रूपांतरित करके तंत्र मार्ग के द्वारा अपनी इस शक्ति को हम एक्टिवेट कर सकते हैं और अपने मस्तिष्क के सोए हुए हिस्सों को हम जागृत करके ना केवल अपने भौतिक जीवन को समृद्ध कर सकते हैं, बल्कि अपने आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं कि कुंडलिनी शक्ति हमारे सूक्ष्म शरीर में, हमारे स्पाइनल कॉलम यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी के जड़ में स्थित है। और बात करें अगर पुरुष के शरीर की, मेल बॉडी की, तो मेल बॉडी में यह प्रेनियम में यानी कि मल मूत्र त्यागने वाले अंगों के बीच में सीवन में, और स्त्री में, फीमेल बॉडी में यह यूट्रस के ऊपर यानी कि जहां हमारा मूलाधार चक्र स्थित होता है वहां पर इस शक्ति का वास रहता है। लेकिन क्योंकि यह शक्ति हमारी सोई हुई अवस्था में रहती है, इसलिए हम इसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर यह सोई हुई शक्ति जागृत हो जाए तो हमारे अंदर महान क्रांतिकारी परिवर्तन भी हम अपने जीवन में ला सकते हैं। इससे पहले कि हम ये जानने की कोशिश करें कि कैसे हम इस शक्ति को जागृत कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इसकी भूमिका को समझ लेते हैं। आपको मालूम है, आज से सैकड़ों साल पहले भारत के ऋषि मुनियों ने इस चीज की खोज करने की कोशिश की कि प्राणी प्राणी के अंदर विभिन्नता क्यों है। क्यों एक व्यक्ति तो बहुत गुणवान होता है, बुद्धिमान होता है, जबकि दूसरा मूर्ख रह जाता है। और क्यों कोई व्यक्ति तो युद्ध भूमि में लगातार दिनों तक, हफ्तों तक लड़ता रह सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति सुबह बिस्तर से उठने में भी आलस्य करता है। और क्यों कुछ व्यक्तियों के अंदर ऐसे ऐसे गुण आ जाते हैं कि वो उनकी कई बात सच हो जाती है, दूसरों के विचार भी कई लोग पढ़ लेते हैं, कई व्यक्तियों के सपने सच हो जाते हैं, कुछ व्यक्ति बहुत गुणवान होते हैं, अद्भुत कविताएं लिखते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उन व्यक्तियों में इतनी विभिन्नता क्यों होती है उनके गुणों के अंदर, इस चीज की उन्होंने खोज की, उसके एक्सपेरिमेंट किए। तो हमारे भारत के ऋषि मुनियों में जब खोज की तो उन्होंने पाया कि इस सब जो विभिन्नताएं हैं उसका कारण है हमारे शरीर के अंदर स्थित एक खास प्रकार की ऊर्जा। तो ये ऊर्जा कुछ लोगों में सोई हुई थी, जैसा कि उन्होंने पाया, कुछ में यह विकसित हो रही थी और कुछ बहुत थोड़े से लोगों में यह शक्ति जागृत भी थी। और जिन व्यक्तियों में यह ऊर्जा जितनी ज्यादा मात्रा में जागृत थी उतना ही वो व्यक्ति प्रतिभावान था, और जितनी कम थी उतना ही उस व्यक्ति में विकास की कमी थी। और इसी ऊर्जा को फिर उन ऋषि मुनियों ने नाम दिया कुंडलिनी शक्ति। और दूसरी बात, इस कुंडलिनी शक्ति को न केवल ध्यानी, ज्ञानी या साधु संत जागृत कर सकते हैं, बल्कि कवि, चित्रकार, सैनिक, लेखक कोई भी अपनी कुंडली जागृत कर सकता है। और कुंडली जागृत से न केवल परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, बल्कि इससे आप अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस और अपनी सुपर नेचुरल जो फैक्चुअलिटीज हैं उनको भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे आप गहरे ध्यानी, ज्ञानी या जागृत संत बन सकते हैं। और चाहे तो बड़े से बड़े गुणवान कलाकार, अथवा अपनी फील्ड में किसी भी लाइन के अंदर इवन आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा यह नहीं देखेगी कि आप बिजनेसमैन बन रहे हैं या परमात्मा का साक्षात कर रहे हैं, क्योंकि कुंडलिनी जो ऊर्जा जो है एक वैज्ञानिक ऊर्जा है, वो पूरी तरह से न्यूट्रल है। ये आपके ऊपर है कि आप इसे अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपनी इच्छा से जैसा भी चाहें अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं इस ऊर्जा की सहायता के द्वारा, कुंडलिनी की सहायता के द्वारा। अब दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कुंडलिनी शक्ति कोई भौतिक वस्तु नहीं है, मतलब यह कोई वस्तु स्वरूप चीज नहीं है, बल्कि शक्ति स्वरूप है। और यही शक्ति जब अपनी सुप्त अवस्था से जागकर मूलाधार चक्र से मार्ग में सभी चक्रों का भेदन करती हुई मस्तिष्क में स्थित सातवें चक्र यानी कि सहस्रार चक्र तक जब पहुंच जाती है,
तो इसे हम कुंडलिनी का जागरण होना बोलते हैं। अब जब यह कुंडलिनी शक्ति हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है तो वहां पर क्या परिवर्तन होते हैं, उसकी मैं आपको बात थोड़ी सी बताना चाहता हूं। आपको मालूम है कि हमारे मस्तिष्क के 10 खंड यानी कि हिस्से हैं, डिपार्टमेंट हैं, जिसमें हमारे 9 जो खंड हैं वो सोए पड़े हैं, यानी कि वो अक्रिय हैं, डोरमेंट अवस्था में है। सिर्फ एक खंड हमारा ब्रेन का एक्टिव है, सक्रिय है। और आप जो भी सोचते हैं, जानते हैं, करते हैं, वह सब इसी एक हिस्से से ही होता है। और वो 9 हिस्से जो सोए पड़े हैं वो हमारे ब्रेन के फ्रंटल पोर्शन में है। और हमारे ब्रेन के इस हिस्से को जो 9 हिस्से हैं, इस हिस्से को स्लीपिंग ब्रेन कहा जाता है, सोया हुआ मस्तिष्क कहा जाता है। और हमारे मस्तिष्क के ये 9 खंड या जो डिपार्टमेंट हैं, इसलिए ये इनएक्टिव हैं या इनमें कोई ऊर्जा नहीं है, क्योंकि इनमें ऊर्जा का संचार ही नहीं है। और हमारे मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार कैसे होता है? वो होता है हमारी सूक्ष्म शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियों, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से। ये 3 नाड़ियां भी कुंडलिनी शक्ति की तरह ही अदृश्य हैं। और ये तीनों नाड़ियां मूलाधार चक्र से निकलती हैं और ऊपर मस्तिष्क में आकर आज्ञा चक्र पर, जो हमारे दोनों बाहों के बीच में स्थित है, वहां पर आकर ये 3 नाड़ियां आपस में मिलती हैं। अब जो हमारे अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझें। अब जो हमारे मस्तिष्क का सक्रिय हिस्सा है उसको ऊर्जा मिलती है ईड़ा और पिंगला नाड़ियों से, लेकिन जो सोया हुआ हिस्सा है उसमें केवल पिंगला से ही ऊर्जा मिलती है, ईड़ा से नहीं मिलती है। अब पिंगला जो नाड़ी है वो लाइफ है और ईड़ा जो नाड़ी है वो चेतना है। और पिंगला नाड़ी हमारे को शारीरिक ऊर्जा देती है और ईड़ा नाड़ी मानसिक ऊर्जा देती है। तो आप इस बात को इस प्रकार समझें, जैसे यदि एक व्यक्ति जीवित है, उसमें जीवन है, पर वो सोच नहीं सकता, तो इसका मतलब उसमें प्राण शक्ति तो है पर मनस शक्ति नहीं है। यानी कि उसमें पिंगला तो वर्क कर रही है लेकिन ईड़ा नाड़ी वर्क नहीं कर रही है। तो इसी प्रकार जो मस्तिष्क के सोए हुए हिस्से हैं उनमें प्राण तो है पर चेतना नहीं है। यानी कि उसमें पिंगला का तो एनर्जी आ रही है, लाइफ आ रही है, लेकिन ईड़ा की जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो नहीं आ रही है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे जो ये मस्तिष्क के 9 खंड जो सोए हुए हैं उनको जागृत कर सकें? तो उसके लिए अपने मस्तिष्क के इन सोए हिस्सों को जगाने के लिए हमें अपने फ्रंटल ब्रेन को जागृत करना होगा और उसमें एनर्जी का फ्लो बढ़ाना होगा। और उसमें एनर्जी का फ्लो कैसे बढ़ेगा? इसके लिए हमें अपनी सुषुम्ना नाड़ी के फ्लो को मस्तिष्क तक लाना होगा। यहां पर आपको थोड़ा सा अब सुषुम्ना नाड़ी के वर्किंग प्रोसेस के बारे में भी जानने की जरूरत है कि कैसे यह काम करती है। जनरली जो हमारा माइंड और हमारी बॉडी है वो एनर्जी की बहुत लो वोल्टेज पे काम करते हैं, जबकि यदि हमें अपने ब्रेन को एक्टिवेट करना है, हायर सेंटर्स को, यदि सोए हिस्सों को, यदि हमें अपने मस्तिष्क को जगाना है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एनर्जी की सुपर बूस्ट डोज की जरूरत है। और यह तब संभव है जब हमारी ईड़ा और पिंगला दोनों की एनर्जी बैलेंस हो जाए, क्योंकि जैसे ही ईड़ा और पिंगला की एनर्जी बैलेंस होगी तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी। और जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी तो कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के भीतर से चलते हुए ऊपर तक हमारे मस्तिष्क तक पहुंचेगी और हमारे मस्तिष्क के सोए हिस्सों को जागृत कर देगी। सुषुम्ना का जागरण का मतलब यह होगा कि आपका पूरा का पूरा ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि यदि केवल ईड़ा या पिंगला से एनर्जी ऊपर आएगी तो मस्तिष्क का केवल एक ही हिस्सा एक्टिवेट होगा, लेकिन यदि एनर्जी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से यदि ऊपर आएगी तो आपका पूरा का पूरा मस्तिष्क ही एक साथ अलर्ट एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब इस चीज को आप इस उदाहरण से भी समझें कि जिन लोगों को हम जीनियस कहते हैं, ये वही लोग होते हैं जिनके मस्तिष्क के सोए हुए 9 खंड में से कोई 1-2 खंड एक्स्ट्रा यानी कि हमारे से ज्यादा जाग गए होते हैं। और वो लोग जिनको जीनियस होने के कुछ टेम्परेरी मोमेंट्स आते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके ब्रेन के सर्किट में उस समय अस्थाई रूप पे यानी कि टेम्परेरी टाइम के लिए कुछ एक्टिवेशन आ जाता है।
जैसे कहते हैं ना कि दिमाग में एकदम से कोई महान आइडिया आ जाना, जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होता, भी आउट ऑफ द ब्लू आपको कोई थॉट आ गया। ये तभी होता है जब आपके ब्रेन का कोई सोया हिस्सा टेम्परेरी तौर पे अचानक कुछ सेकंड के लिए जाग जाता है। और लेकिन और वो लोग जिनका पूरा मस्तिष्क ही जागृत हो जाता है, उनको तो फिर हम कह सकते हैं कि वो तो जूनियर गॉड हैं, या फिर हम उनको अवतार मानते हैं, या जागृत पुरुष मानते हैं, या सिद्ध मान लेते हैं। यानी कि जिनकी संपूर्ण कुंडली जागृत हो जाए, मस्तिष्क 100% जागृत हो जाए, ये वही लोग होते हैं। और वो लोग जो महान कवि होते हैं, या संगीतकार होते हैं, आविष्कारक होते हैं, आइंस्टीन जैसे, ये वो लोग होते हैं जिनके मस्तिष्क के 100% तो नहीं जागा होता, लेकिन फिर भी इनमें हमारे से ज्यादा जो है इनके मस्तिष्क के कुछ हिस्से जाग चुके होते हैं स्थायी रूप से। और इसी प्रकार अगर हम आध्यात्मिक लेवल पे बात करें, ये मैंने अभी आपको बायोलॉजिकल लेवल पे बोला कि अगर हमारे शरीर की अगर क्षमता, इस प्रकार मस्तिष्क की यदि क्षमता बढ़ जाए तो हमारे जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक तौर पे बात करें, तो जब कुंडलिनी का जागरण होता है तब क्या होता है, तब आपके मूलाधार चक्र से जागृत हुई ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्रवेश करके आपके मस्तिष्क के मध्य में स्थित 7वें चक्र यानी कि क्राउन चक्रा में पहुंच जाती है, जिससे आपके मस्तिष्क में ऊर्जा का विस्फोट होता है और मस्तिष्क के सभी सोए हिस्से जाग जाते हैं। या यूं कहें कि फूल की तरह आपके मस्तिष्क के सारे तंतु खिलने शुरू हो जाते हैं। आपने सुना भी होगा ना कि जब हमारी कुंडलिनी शक्ति 7वें चक्र तक पहुंचती है और जब हमारा हमारा सहस्रार चक्र जागृत होता है, तो जैसे 1000 फूल एक साथ खिल जाएं, कमल के फूल, इस प्रकार की अनुभूति होती है। सहस्रार का मतलब ही होता है कि 1000 पंखुड़ियों वाला फूल। तो जब ये सारी की सारी पंखुड़ियां एक साथ खिल जाती हैं, तो हम कहते हैं कि कुंडलिनी का जागरण हो गया। और फिर जब इस प्रकार आपका क्राउन चक्रा तक जब एनर्जी पहुंच जाती है, तो फिर यहीं से व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान उभरता है, उसके दृष्टिकोण में उच्च स्तरीय परिवर्तन आने लगता है, और यही वास्तविक कुंडलिनी जागरण होता है, जो ना केवल आपके मस्तिष्क को पूरा का पूरा जागृत कर देता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी प्रकाशित कर देता है, और आप एनलाइटन बीइंग हो जाते हैं, आप सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। खैर, तो ये मैंने आपको कुंडलिनी शक्ति का पूरा बताया कि किस प्रकार बायोलॉजिकली ये हमारे शरीर में वर्क करती है, और किस प्रकार एक व्यक्ति वैज्ञानिक से लेके सिद्ध पुरुष तक इसके द्वारा लाभ उठाकर अपने जीवन को परिवर्तित कर लेते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं प्रयोगात्मक स्तर की, कि किस प्रकार हम इस शक्ति को जागृत कर मस्तिष्क तक ला सकते हैं, और कैसे हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके इसके भीतर से कुंडलिनी शक्ति का प्रवाह पैदा करके उसको अपने मस्तिष्क तक ला सकते हैं, जिससे कि हमारे मस्तिष्क के सोए हिस्से जागृत हो सकें, ताकि हम अगर भौतिक रूप से अगर इस शक्ति को अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर पाएं, या आध्यात्मिक तौर पे यदि हम इस शक्ति को अपने लिए उपयोग करना चाहें तो वो भी कर पाएं। तो इसके लिए बहुत उपाय हैं, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, योगिक क्रियाओं के द्वारा, राजयोग के द्वारा, हठा योग के द्वारा, बहुत से मंत्र योग के द्वारा, इसके बहुत से उपाय हैं, और मैंने बहुत से उपायों की अपने विभिन्न अन्य वीडियो में चर्चा भी की है। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की, वो कर रहे हैं तंत्र मार्ग के द्वारा, कि कैसे आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कन्वर्ट करके, अपनी काम ऊर्जा को परिवर्तित करके, उसको रूपांतरण करके आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाकर, रूपांतरण लाकर अपनी कुंडलिनी शक्ति को, जो अभी काम ऊर्जा के रूप में गमन अभी उसका नहीं है, वो नीचे की ओर जो प्रवाहित हो रही है, उसका अधोगमन जो हो रहा है, कैसे हम उसका ऊर्ध्वगमन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस एकमात्र उपाय की, तंत्र मार्ग के द्वारा कैसे आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। तंत्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू तंत्रा, अगर हमारी बायोलॉजिकल एनर्जी का फ्लो नीचे की ओर रहता है, यदि वो लोअर फ्लो करती है, उसकी मतलब अधोगति यदि रहती है, तो सेक्सुअल एनर्जी बनती है। लेकिन यदि हमारी इसी एनर्जी को यदि हम हायर फ्लो कर दें, यानी कि जब यह ऊर्ध्व गति करने लग जाए, ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाए, तो यही एनर्जी हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है
डिवाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यानी कि ऊर्जा एक ही है अपने आप में, जो ये एनर्जी है ये न्यूट्रल है। अब चाहे तो हम इस एनर्जी को सेक्सुअल एक्ट में वेस्ट कर सकते हैं, और चाहे तो हम इसे समाधि में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हायर स्टेट्स में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि कैसे कर सकते हैं। आपको मालूम है, यही सेक्सुअल एनर्जी जब इसका ऊर्ध्वगमन होता है तो इसी को ही, इस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम कुंडलिनी का जागरण बोलते हैं। और जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी है वो हम अपने सेक्स एक्ट के अलावा भी इसको बेहतर तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिविटी के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी मानसिक शक्तियों की वृद्धि में आप इसको यूटिलाइज कर सकती हैं, और मेडिटेशन के द्वारा भी आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तंत्र में क्या होता है, तंत्र के अंदर कुंडलिनी को सेक्सुअल एक्ट के द्वारा ही जागृत किया जाता है, जिसमें अपने पार्टनर को, जिसको तंत्र में भैरवी का नाम दिया जाता है, तो सेक्सुअल पार्टनर के द्वारा आप अपनी इस एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, और एक्टिवेट करके आप इस एनर्जी को ऊपर की ओर लेके आते हैं। तंत्र में इसको, या वैसे भी आजकल के जो मॉडर्न टाइम में, हम इस प्रकार की प्रक्रिया को डीप सेक्स, स्लो सेक्स, तांत्रिक सेक्स, इस प्रकार के नामों से भी बुलाते हैं। यानी कि जब आप इस प्रकार के सेक्सुअल एक्ट में उतरते हैं तो आप उस समय काम क्रिया को माइंडफुली करते हैं, बहुत अवेयरनेस के साथ और बहुत ध्यान के साथ करते हैं। तो जब आप अपने काम क्रिया को माइंडफुली होके करेंगे, अवेयरनेस के साथ करेंगे, तो जो एनर्जी नीचे जाने के लिए बाध्य थी वो ऊपर जानी शुरू हो जाती है। और इसमें जब आप तंत्रा में काम क्रिया को करते हैं तो उसमें केवल फोर प्ले होता है, लेकिन इजैक्यूलेशन यानी कि वीर्यपात नहीं होता है। लेकिन अब आपके सामने ये मजबूरी हो सकती है कि आपके पास शायद ऐसा पार्टनर ना हो जो इस लेवल पे आपको कोऑपरेट कर सके, तो आप इसको अकेले भी कर सकते हैं। तो आज तंत्र की जिस टेक्निक को हम बताने जा रहे हैं उसमें आपको पार्टनर की भी जरूरत नहीं है, आप अकेले इस विधि का अभ्यास करके अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तंत्र की उस टेक्निक की जिसमें आप सेक्सुअल एक्ट में उतरे बिना, बिना किसी पार्टनर के अपनी सेक्सुअल एनर्जी को आप ऊपर के अपने मस्तिष्क के क्षेत्रों में सेंड कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, और अपनी अधो ऊर्जा को आप ऊर्ध्वगमन में तब्दील कर सकते हैं। तो क्या टेक्निक है उसको आप ध्यान से समझें। इस टेक्निक को आपको हर रोज करना है, और लगभग 3 महीने तक आप इसे लगातार करें, और पहले दूसरे दिन से ही आपको इसमें फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। इवन जब आप करेंगे फर्स्ट टाइम में ही आपको इसका जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, जो पावर है, वो आप महसूस कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने बिस्तर पर या अपने ध्यान कक्ष पर आपको नग्न होकर बैठना है। आपके तन पे कपड़े नहीं होने चाहिए, और बिल्कुल नग्न अवस्था में आपको अर्ध सिद्धासन में या पूर्ण सिद्धासन में आपको बैठ जाना है, या पद्मासन में भी बैठ सकती हैं। जब आप आसन में बैठ जाएंगे, अपनी आईज को बंद करके दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बनाकर आप अपने घुटनों में रखेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। अब पहले 1 या 2 मिनट तक आपको अपने माइंड के अंदर कुछ विजुलाइजेशन करना है, कुछ सेक्सुअल थॉट्स को आपने अपने माइंड के अंदर एक्टिवेट करना है, जिससे आपका जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट होने लग जाए, आपके जो जिनेटिल्स हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाए। मीन आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जी को अपनी इमेजिनेशन के द्वारा एक्टिवेट करनी है। तो जब लगभग 2-3 मिनट तक आप अपने कुछ इस प्रकार का विजुअलाइजेशन करेंगे, कल्पना करेंगे, जिससे कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, तो उसके तुरंत बाद जब आपको लगे कि अच्छी तरह से आपकी एनर्जी इस वक्त एक्टिवेट हो चुकी है, आपके जेनेटिल्स जो है एक्साइटमेंट में आ चुके हैं, और आपके बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो चुकी है, ठीक उसी टाइम आप अचानक से वहां से अपना ध्यान हटाएंगे जो विजुलाइज आप कर रहे थे, और आपको लगभग 1 मिनट तक लगातार अपने गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचना है, और भाव ये करना है कि आप जो सेक्सुअल एनर्जी जो आपके मूलाधार चक्र में एक्टिवेट हो चुकी है, इकट्ठी हो चुकी है,
उस ऊर्जा को अब आप अपने आज्ञा चक्र पर ला रहे हैं। तो आपने इस क्रिया को हम अश्वनी मुद्रा बोलते हैं। तो अश्वनी मुद्रा के द्वारा यानी कि अपनी गुदा को आप टाइट करेंगे और लूज छोड़ेंगे, टाइट करेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे और लूज छोड़ेंगे। और भाव ये करेंगे कि जो आपकी गर्मी जो आपके मूलाधार चक्र पर एक्टिवेट हो चुकी है, जो आपका पहला चक्र है यानी कि आपके गुप्तांगों के पास, वो ऊर्जा अब ऊपर उठकर आपके आज्ञा चक्र पर आ रही है, यानी कि उस ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो रहा है। तो इस दौरान जब आप अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे, आपने अपना पूरा ध्यान अपने दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र पर रखना है और ये विजुलाइज करना है कि आप नीचे से एनर्जी को पंप करके ऊपर की ओर पुश कर रही हैं। तो बार बार आप अपनी गुदा द्वार को टाइट करेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे और ये भाव करेंगे कि आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर आ रही है। ऐसा आपने लगभग 1 मिनट तक करना है या जितना आपको कंफर्टेबल हो, 1 मिनट, 1.5 मिनट, जब तक आपकी ऊर्जा ऊपर ना जाए आपने ये प्रक्रिया को करते रहना है। और जब आपकी ऊर्जा पूरी ऊपर आ जाएगी तो आपको स्पष्ट महसूस होगा कि आपके आज्ञा चक्र में स्पंदन होना शुरू हो गया है। आप कितना भी हो सकता है कि आप रोज आधा घंटा आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं, आपको फिर भी आज्ञा चक्र पे कोई अनुभूति ना होती हो। लेकिन यदि आप पहले अपनी सेक्सुअल एनर्जी को एक्टिवेट करके यदि उसको ट्रांसफर करके जब आज्ञा चक्र पर लेके आएंगे तो आपको स्पष्ट महसूस होगा कि आपका आज्ञा चक्र धड़कन देना शुरू कर चुका है। तो आपने जब आपकी आज्ञा चक्र पर एनर्जी आ जाएगी फिर आपने अश्विनी मुद्रा का अभ्यास बंद कर देना है और फिर 2 4 5 मिनट तक, जब तक आपके आज्ञा चक्र पर गर्मी बनी रहेगी, आप अपना ध्यान फिर आज्ञा चक्र पर ही बना के रखेंगे और कुछ नहीं करना है। अश्विनी मुद्रा का अभ्यास भी बंद कर देंगे, मूलाधार चक्र पर भी ध्यान नहीं लगाएंगे, बस अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगा के रखेंगे। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जब तक आपको आज्ञा चक्र पर स्पंदन महसूस होता रहे, आपने इस क्रिया अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर बनाए रखना है। तो ये एक राउंड हुआ। जब आपको लगे कि अब फिर से ऊर्जा में कुछ कमी आ गई है तो आप ये पूरी प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे, फिर से विजुलाइज करेंगे सेक्सुअल थॉट्स को, अपने जेनेटल्स को, गुप्तांगों को एक्साइटेड करेंगे, अपने अंदर काम ऊर्जा को पैदा करेंगे, फिर से अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे और फिर से अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर ले आएंगे। ऐसे आप हर 2 4 राउंड को कर सकते हैं, लगभग 15 20 मिनट, आधा घंटा। आप इस प्रकार इस प्रक्रिया को बार बार रिपीट करके ऐसे आप कर सकते हैं और एक बार में आप 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक इस प्रकार इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। शुरू शुरू में आपको ये विजुलाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ हफ्तों के बाद आपको विजुलाइज करने की भी जरूरत खत्म हो जाएगी, अश्विनी मुद्रा की भी अभ्यास करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। आप जैसे ही अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर रखेंगे, आपका आज्ञा चक्र काम करना शुरू कर देगा और आपकी जो कुंडलिनी शक्ति जो पहले सेक्स एनर्जी के द्वारा नीचे की ओर बह रही थी, वो अब स्थायी रूप से ऊपर वास करना शुरू कर देगी। तो इस प्रकार आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो धीरे 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 करके आपके आज्ञा चक्र में आएगी और आज्ञा चक्र में आने का मतलब ये है कि वो आपके मस्तिष्क में एकत्रित होनी शुरू हो जाएगी और आपका जो मस्तिष्क है वो गर्मी देना शुरू कर देगा, आपका मस्तिष्क गर्म होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपका जो मूलाधार चक्र है वो ठंडा पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार इस विधि के द्वारा, तंत्र की इस विधि के द्वारा आप हर रोज अभ्यास करके अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरी बात कंप्लीट हुई। अगर आपकी कोई इसमें हो सकता है आपको कुछ चीजें समझ ना आए तो आप मेरे से प्रश्न करके पूछ सकते हैं, मैं समय मिलने पर उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।